सन 2000 में जापान में एक बहुत ही कम बजट की फिल्म आई थी और उस फिल्म का नाम था बैटल रॉयल। लेकिन उस फिल्म को बहुत से देशों ने अपने देश में चलाने से मना कर दिया क्योंकि उसके अंदर सीन्स कुछ ऐसे थे जो यकीनन किसी के लिए भी अप्रोप्रिएट नहीं थे। इसलिए आधी से ज़्यादा दुनिया में वो फिल्म बैन हो गई थी। अगर आपको भी वो देखनी हो तो जरूर जाकर देख लीजिएगा, वैसे मैं तो कहूंगा कि ना देखिए। खैर, उसमें ऐसा क्या था? तो उसमें था रियल लाइफ पबजी या फिर BGMI जो आप लोग खेलते ही होंगे। जी हाँ, उसमें लोगों को असलियत में मारते हुए दिखाया गया था और उस फिल्म को बनाते हुए सच में कई लोगों की जान भी चली गई थी। इसीलिए वो फिल्म पूरी दुनिया में लगभग बैन ही हो चुकी थी। लेकिन मैं उस फिल्म की बजाय एक आइलैंड की बात करूंगा और यकीन मानिए ये आइलैंड आज भी पूरी दुनिया में सिर्फ इसलिए बदनाम है क्योंकि यहाँ पर एक जमाने में कुछ ऐसा हुआ था जो यहाँ नहीं होना चाहिए था। जी हाँ, यहाँ इतना भयानक कुछ घटित हुआ था जिसे ना ही किसी किताब में दिखाया गया, ना ही किसी अखबार में पब्लिश किया गया, ना ही किसी मीडिया चैनलों में उसको कभी प्रकाशित किया गया। ऐसा वहाँ क्या था कि सब कुछ वहाँ से छुपा दिया गया, सब कुछ वहाँ से नामो निशान मिटा दिया गया। यकीन मानिए जब आप इसकी कहानी जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है विकी और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस दुनिया का एक और बहुत कमाल का एपिसोड। और इस वीडियो को एक लाइक दे दे, साथ ही कमेंट्स में पिक में लिख दे ताकि कल की वीडियो में मैं आपको शाउट आउट दे दूं। लेकिन उससे पहले आप लोग बोलते हैं कि साथ में फुटेजेस और पिक्स वगैरह लगा दिया करें। यार, मैं स्टोरीज ही ऐसी कवर करता हूँ जिसमें ना तो मुझे उनकी पिक्स मिल पाती हैं और मिलती भी हैं तो वो भी नकली वगैरह होती हैं, असली नहीं होती। अगर असली होती है तो मैं लगा भी देता हूँ और जो कुछ मिलती हैं वो ऐसी होती हैं जो YouTube की कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। मैं उनको नहीं लगा सकता यहाँ पर, मुझे रिस्क नहीं लेना है। सो प्लीज़ आप इसमें एडजस्ट करिए और अपने दिमाग में एटमॉस्फेयर बनाकर देखिए जो मैं आपको इमेजिन करवाना चाहता हूँ। इस दुनिया में बहुत से तानाशाह आए, बहुत से डिक्टेटर्स आए। मैं यहाँ हिटलर की बात नहीं कर रहा, ना ही कोरिया वाले किम जोंग उन की बात कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ मैं बात कर रहा हूँ सन 1930 के दशक में रशिया में पावर में आए जोसेफ स्टालिन की। क्योंकि इस कहानी को जानने के लिए आपको इस व्यक्ति को जानना बहुत जरूरी है। सन 1922 में यह आदमी जनरल सेक्रेटरी बन चुका था वहां की कम्युनिस्ट पार्टी का और इसके बाद अब इतना बड़ा पद इसे मिल चुका है तो ऑब्वियसली इसके पास पावर्स भी बहुत सारी आ गई थी। पावर्स आने के बाद इसने अपनी वो पावर्स ना सिर्फ अपनी पार्टी पर बल्कि पूरे देश की जनता पर दिखानी शुरू कर दी। ये बंदा ऐसा था जो भी इसके खिलाफ बोलने की कोशिश करता ये तुरंत उसे मरवा देता, चाहे वो कोई इसका सामने वाला पॉलिटिकल लीडर ही क्यों ना हो। बहुत सारे या फिर मैं कहूँ सैकड़ों ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स के मर्डर्स इसके इशारे पर चलने वाली गोलियों द्वारा किए गए थे। इतना ही नहीं, ये तो वो लोग थे जो पॉलिटिकल लीडर थे, कुछ आम लोग भी थे जो इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते थे और जिन्होंने हिम्मत रखी उनकी संख्या पूरे 7.5 लाख थी। लेकिन क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि इसने संख्या नहीं देखी, इसने अपना काम देखा और तुरंत उन 7.5 लाख लोगों को भी एक ही झटके में इस दुनिया से अलविदा कर दिया। इतना ही नहीं, 10 लाख से ज़्यादा लोग जो इसके खिलाफ अभी बोलने की कोशिश कर रहे थे उन सभी को इसने पकड़वा कर देश के अलग अलग कोनों में फेंक दिया। आपको पता ही है रशिया इतना बड़ा है तो ऑब्वियसली वहां आना जाना बहुत मुश्किल काम है, जिस वजह से उसने देश के अलग अलग कोनों में उनको फेंकवा दिया जिन्हें बाद में गुलाग्स का नाम दिया गया। स्टालिन यही नहीं रुका, उसने अपने माइंड में ऐसे ऐसे आइडियाज निकालने शुरू कर दिए कि वो जिन लोगों से नफरत करता है उनसे बदला कैसे लिया जाए। मर्डर करना बहुत आसान काम है लेकिन वो कुछ और सोच रहा था और जो उसने सोचा यकीन मानिए बहुत ही दिल दहला देने वाला था। और अब की बार उसके निशाने पर चढ़े थे तकरीबन 20 लाख लोग। जी हाँ, 20 लाख इंसान। और ये 20 लाख लोग तो बेचारे उसकी तरफ कुछ बोल भी नहीं रहे थे, ना ही उससे कुछ चाहते थे कि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करेगा। वो अपनी जिंदगी जैसे तैसे काट रहे थे। लेकिन स्टालिन को ये पसंद नहीं आया और उसने इन 20 लाख लोगों को देश के अलग अलग हिस्सों में फेंकवा दिया। जी हाँ, अलग अलग तरीकों से लोगों की टुकड़ियां काट काट कर हजारों लोगों को अलग अलग टुकड़ियां बनाकर उनको देश के अलग अलग कोनों में फेंकवा दिया और वो सिंपली उनको फेंक कर भूल गया। यहाँ उसने इन 20 लाख लोगों को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था। उसने सोचा कि इनको मारने से अच्छा है कि रशिया में जो जितनी भी बंजर जमीन इसके बॉर्डर के आसपास पड़ी है क्यों ना उसको उपजाऊ बनाया जाए। जी हाँ, उसने इन 20 लाख लोगों को कहा कि तुम इस जमीन को किसी भी तरह से उपजाऊ बनाओ, यहाँ की बर्फ वगैरह हटाओ, यहाँ खेती वगैरह करो। यहाँ पर तकरीबन 500 से भी ज्यादा हजारों लोगों की टुकड़ियों को देश के अलग अलग कोनों में फेंका गया था और यकीन मानिए इनमें से हर एक की कहानी ऐसी है जो मैं आपको बताने लगूं तो आपकी रातों की नींद उड़ जाएगी। जी हाँ, बहुत 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 ज्यादा डिस्टर्बिंग है वो। मैं उनको यहाँ पर
बताने से भी शर्मा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ उनमें से एक टुकड़ी की ही आज बात करूंगा और उस टुकड़ी को भेजा गया था नाजिनो आइलैंड पर। 14 फरवरी 1933 के दिन 5000 लोगों को 2-3 जहाज़ों पर ठूस ठूस कर भरा गया और उन जहाज़ों को अब रवाना किया गया था नाजिनो आइलैंड की तरफ, जो कि इस नदी के बिल्कुल बीच में बना हुआ था। कुछ ही टाइम बाद वो यहाँ पर पहुंच गए। जिन जहाज़ों में इन लोगों को लाया गया था, यकीन मानिए वो जहाज़ तेल वगैरह ट्रांसपोर्ट करने के लिए बने हुए थे, लेकिन उन जहाज़ों के अंदर आदमियों को खड़ा किया गया, इंसानों को खड़ा किया गया और उनके हालात इतने बदतर थे कि बैठने की जगह तो छोड़िए, वहाँ खड़े होने की जगह भी उन्हें सही से नहीं मिल रही थी। लेकिन फिर भी वो जैसे तैसे पहुँचे, लेकिन पहुँचते पहुँचते ही 50 से ज़्यादा लोगों ने वहाँ दम तोड़ दिया था जहाज़ के अंदर ही। 4 दिन की उनकी ये यात्रा थी और 4 दिन में जितने भी अंदर लोग मौजूद थे उन सभी को पूरे दिन में सिर्फ 3 पीस ब्रेड ही खाने के लिए दिए गए थे। इतनी बुरे हालात थे तो ऑब्वियसली आप समझ ही सकते हैं कि कौन ही जिंदा रह पाएगा। ऐसे हालात देखकर अंदर जो लोग मौजूद थे वो बहुत ज्यादा डर गए। पहले ही भूख से बेचारे परेशान थे, भूखमरी का शिकार वो हो चुके थे। लेकिन जैसे ही वो इस 4 दिन की यात्रा को पूरा करके अपने नए घर यानी कि नए आइलैंड यानी कि नाजिनो आइलैंड पर पहुंचे तो वो बहुत दुख में थे कि वो अपनी जिंदगी अब इस आइलैंड पर कैसे बिताएंगे। ये आइलैंड पूरी तरह से जंगल और बर्फ से भरा हुआ था। कड़ाके की ठंड वहां चल रही थी। चारों तरफ जो नदी थी वो भी इतनी ठंड की वजह से जम चुकी थी। लेकिन यहाँ लोगों को अब रहना था और अपना जुगाड़ खुद करना था। 5000 लोग उन जहाजों से उतरकर अब नए आइलैंड पर पहुंच चुके थे और उन्हें अब यहाँ पर अपने लिए कुछ जुगाड़ करने थे। इस आइलैंड पर सिर्फ दलदल के अलावा और कुछ नहीं था। ना ही यहाँ खाने के लिए कुछ था, ना ही पीने के लिए पानी था, ना ही बिल्डिंग थी, ना ही टेंट लगाने की जगह थी। यकीन मानिए कुछ भी नहीं। बेयर ग्रिल्स भी यहाँ नहीं रह सकता था। अब सवाल था कि यहाँ लोग रहेंगे तो खाएंगे क्या। तो उन्हें पता चला कि यहाँ पर 20 टन आटा भिजवाया गया है 5000 लोगों को जिंदा रखने के लिए। सोच कर देखिए, 20,000 किलो आटा 5000 लोगों को जिंदा रखने के लिए। अच्छी बात यह थी कि कुछ गार्ड्स भी यहाँ पर सरकार द्वारा भेजे गए थे। उनके पास बंदूक वगैरह थी और वो इन 5000 लोगों को अब कंट्रोल करने वाले थे और उन्हीं के हाथों में पावर थी इस आटे को लोगों तक पहुंचाने की। लेकिन सोचकर देखिए, गार्ड होंगे कितने, 5, 7, 8, 10 लोग थे सामने 5000। अगर वो भड़के तो ये चले जाएंगे, अगर ये भड़के तो वो उनमें से थोड़े बहुत तो जाएंगे ही। लेकिन यहाँ गार्ड्स को भी अंदाजा हो चुका था कि वो यहाँ गलत फंस गए हैं। अगर इन्हें आटा पूरा नहीं दिया गया, खाना पीना पूरा नहीं दिया गया तो ये भड़क जाएंगे और तुम्हें जिंदा मार डालेंगे। ये रूल बना दिया गया था कि हर बंदे को 4 किलो आटा दिया जाएगा। और जैसे ही पहली बार ये कोशिश की गई लोगों को आटा देने की, तो जैसा प्लान किया था वैसा कुछ नहीं हुआ। पहला अटेम्प्ट फेल हो चुका था तो उन्होंने सोचा कि अब कुछ और जुगाड़ करते हैं जिससे ये 4-4 किलो आटा 5000 लोगों तक प्रॉपरली पहुंच जाए। तो उन्होंने एक बड़ी आइडिया लगाया उनके हिसाब से, और आइडिया ये था कि उन्होंने 5000 लोगों को अलग अलग टुकड़ियों में बांट दिया। और टुकड़ियों में बांटने के बाद उन टुकड़ियों में से एक लीडर को चुन लिया कि लीडर तू आ जा और हमसे अपनी टुकड़ी के लिए पूरा आटा ले जा। अब लीडर आया और उसने अपनी टुकड़ी के सभी सदस्यों को गिनवा दिया कि मेरे पास इतने बंदे हैं और इन सभी का आटा मुझे दे दो, मैं उन तक पहुंचा दूंगा। अब ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी सालों से भूखे नशेड़ी को हम एक साथ बहुत सारा माल दे दें तो क्या वो अपने उस माल को जाकर बाकी नशेड़ी लोगों के साथ शेयर करेगा? नहीं ना, क्योंकि वो तो खुद उस माल को बैठकर आराम से फूकेगा। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, क्योंकि जैसे ही उन टुकड़ियों के लीडर्स को वो आटा सैकड़ों किलो दिया गया था आगे बांटने के लिए, उन्होंने अपने प्यारे प्यारे साथियों को तो दे दिया, बाकियों को भूखा मार दिया। आप शायद विश्वास ना करें पर पूरे इस नाजिनो आइलैंड पर जितने भी लोग जिंदा बचे हुए थे उनके बीच में आटे की ब्लैक मार्केट चलने लगी थी। उनके पास देने के लिए पैसा वैसा कुछ नहीं था, लेकिन हाँ बदले में उनको अपने दांत तोड़कर देने पड़ते थे, जो कि सोने से जिन्होंने बनवा रखे थे। जिसके पास सोने के दांत थे, जिसके पास सोने का कुछ सामान था, उसको आटा मिल जाता था। लेकिन यहाँ अब एक और समस्या खड़ी हो गई। बचे गुचे लोग जितने भी बचे हुए थे, डेली वहाँ कुछ ना कुछ 20-30, 2 दर्जन 3 दर्जन लोग मर ही जाते थे। लेकिन जितने भी वहाँ बचे हुए थे उनके सामने अब एक नई समस्या ये थी कि उनके पास अब आटा तो आ गया है, बहुत बढ़िया, अब उसका वो ब्रेड कैसे बनाए, ये समस्या उनके सामने अब थी कि उसको वो ब्रेड में कैसे तब्दील करें। उनके पास ना ही पानी था, ना ही उसमें खमीर उठाने के लिए यीस्ट वगैरह जो लगता है वो था। अब इसका ब्रेड बने कैसे, इससे रोटियां वगैरह कैसे बने, ये समस्या उनके सामने बहुत बड़ी थी। जिसके बाद उन्होंने ऐसा कुछ किया, यकीन मानिए मुझे बताते हुए भी बहुत शर्म आ रही है। जी हाँ, बेचारों ने साइड में बहती हुई नदी को तोड़कर, मतलब कि उसकी ऊपरी सतह को तोड़कर उसके अंदर से ठंडा पानी निकाला
और बाल्टियों में ठंडा पानी निकालकर उसके अंदर आटा डाला और उसको खोलकर वो आटे वाला पानी ही पी लिया। सोचकर देखिए उनके शरीर के साथ क्या हुआ होगा। कच्चा आटा वो पी रहे थे, बिना पकाए, बिना उसे कुछ भुने वगैरह। अब कच्चा आटा पीने से ऑब्वियसली बहुत सारे लोग बीमार भी पड़े, बहुत सारे लोगों की जान भी गई, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिनको इससे कैलोरीज मिली। ये काम होता देख गार्ड्स वहां जो थे वो बहुत चिंतित होने लगे। उन्होंने आगे अधिकारियों को शिकायत करी, लेकिन आगे अधिकारी उनकी बातों का जवाब तक नहीं दे रहे थे। गार्ड्स को भी यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया गया था। जिसके बाद जो लोग इस आइलैंड पर बचे कुचे रह रहे थे उनके बीच में गैंग्स बन गई और उन गैंग्स के अंदर गैंगवार होने लगी। और यकीन मानिए इस गैंगवार का नतीजा बहुत बहुत भयानक था। एक सुबह 5 गार्ड्स एक साथ इस आइलैंड का राउंड लगा रहे थे और तभी उन्हें 5 डेड बॉडीज मिली जो बिल्कुल नई नवेली थी। डेड बॉडीज मिलना इस आइलैंड पर कोई बड़ी बात नहीं थी। रोज लोग भूख से मर रहे थे, भूखमरी से मर रहे थे, बीमारियों से मर रहे थे, इन्फेक्शन से मर रहे थे। यहाँ डेड बॉडीज मिलना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन अब की बार जो ये 5 डेड बॉडीज मिली थी, यकीन मानिए इनसे बुरा आज तक मैंने भी कुछ नहीं देखा। जी हाँ, इन डेड बॉडीज को आधा आधा काट काट कर खाया हुआ था। और वो खाया किसी जानवर ने नहीं था, बल्कि आम इंसानों ने ही खाया था। इन्हीं के आस पड़ोस में रहने वाले लोगों ने इन्हें मार कर इनको ही काट कर खाया और अपनी भूख को शांत किया। ये सब आइलैंड पर होता देख जो बाकी लोग वहां बचे हुए थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस आइलैंड से वो बाहर निकल जाएं। और उन्होंने सोचा कि वो इस जमी हुई नदी को पार कर लेंगे किसी तरह। लेकिन उन्हें भी पता था कि जैसे ही वो इसके ऊपर पैर रखेंगे तो ये बर्फ जो है ऊपरी सतह टूट जाएगी और नीचे जमा देने वाला पानी बह रहा है। उन्होंने सोचा कि यहाँ मरने से अच्छा है कि वहीं जाकर मर जाएं। तो उन्होंने रिस्क लिया और हजारों लोगों ने एक साथ नदियाँ पार करने की सोची, लेकिन उनमें से कोई भी वहां पहुंच नहीं पाया, उस पार पहुंच नहीं पाया, क्योंकि गार्ड्स ने उनको देख लिया था और गार्ड्स ने अंधाधुंध वहां पर गोलियां लोगों के ऊपर चलानी शुरू कर दी। और यकीन मानिए इस गोलीबारी में 700 से 800 लोग एक झटके में ही मौत के मुंह में समा गए। इस नदी से सैकड़ों लाशें बह बहकर पूरे रशिया में फैल चुकी थी। और जैसे ही कोई लोग इन लाशों को देखते तो वो समझ जाते कि ये लाशें कहीं और से नहीं बल्कि नजीनो आइलैंड से ही आ रही हैं। कुछ लोग उस पार पहुंच भी गए। लोगों के शरीर के ऊपर चल चलकर मरे हुए शरीर जो उस नदी में तैर रहे थे उनके ऊपर लटक लटक कर उनका सहारा ले लेकर लोग उस तरफ पहुंच भी गए नदी के। और जो पहुंचे वो वहां मौजूद जंगलों में ही कहीं ना कहीं मारे गए। खैर अब आइलैंड पर वो जो आटा बचा कुचा पड़ा हुआ था वो भी अब खत्म हो चुका था। लोगों ने उसे लूट लिया था। अब आइलैंड पर आटे का एक भी कट्टा मौजूद नहीं था, जिसका मतलब ये था कि अब आइलैंड पर खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर कुछ भी खाने लायक है तो वो सिर्फ इंसानी चमड़ी ही है। और यहीं से शुरुआत हुई पब्लिकली आदमखोरी की। जो भी कमजोर था, जो भी मरने वाला था, जो भी बीमार था, जो भी भूखमरी का शिकार था, जिसको देखकर ये लग रहा था कि ये बंदा ज्यादा दिन नहीं पकड़ेगा, उसको लोगों ने मार डाला। और मारते भी कैसे, अगर मैं आपको तरीका बता दूं तो यकीन मानिए आपका दिल टूट जाएगा, आपका इंसानियत से विश्वास टूट जाएगा। जी हाँ, जो भी व्यक्ति लगता कि ये आदमी मरने वाला है उसको तुरंत पेड़ के साथ ऐसे पीछे की तरफ हाथ करके बांध दिया जाता। और जो लोग भूखे थे वो चाकू अपने अपने घरों से उठा कर लाते, मतलब कि अपने अपने ठिकानों से उठा कर लाते और उस चाकू से उस जिंदा व्यक्ति को ही मार मार कर उसको काट काट कर उसके ही सामने खा रहे थे। उसके हाथों को उसके सामने काटा जा रहा था। सोच कर देखिए बेचारे उन व्यक्तियों के ऊपर क्या बीती होगी जब उनको ही काट काट कर उनके ही साथी लोग खा रहे थे। 14 तारीख को ये लोग यहाँ पहुंचे थे और 21 तारीख को इस आइलैंड पर हेल्थ इंस्पेक्टर्स सरकार द्वारा भेजे गए वहाँ की जानकारी लेने के लिए कि क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। अब आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने सरकार को जाकर ये कहा होगा कि मालिक वहाँ तो लोग आदमखोरी पर उतर आए हैं, आटा वहाँ पर है नहीं, वहाँ पर तो लोग मर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं। उन्होंने जाकर सरकार को रिपोर्ट किया कि मालिक बहुत मज़े से वो तो वहाँ पर पिकनिक मना रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, थोड़ा उन्हें कुछ काम वाम करवाइए वहाँ पर उनसे, वो तो खाली बैठकर अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। लेकिन ये जो इंस्पेक्टर आए थे इन्होंने आइलैंड पर रहते हुए थे बहुत बढ़िया काम कहूँ या फिर घटिया काम कहूँ वो आप डिसाइड कीजिएगा, वो किया था। लेकिन इन्होंने बाहर जाकर कुछ भी रिपोर्ट नहीं किया। बाहर जाकर इन्होंने कहा सब कुछ हो गया। जी हाँ, इन्होंने आइलैंड पर रहते हुए जो 5 बॉडीज मिली थी, जो सबसे पहले 5 बॉडीज मिली थी, उन 5 बॉडीज को मारने वाले और उनको खाने वाले 50 लोगों को इसकी सजा दी थी। सजा के रूप में उनको भी जस्ट
पेड़ों से बांधा गया और सिंपली शूट कर दिया गया। ये सजा उन्होंने वहां पर उन 50 लोगों को दी अपनी भूख मिटाने की। लेकिन आप मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या ये आदमखोरी सही थी या गलत? आप सोचकर देखिए, एक प्लेन क्रैश कहीं पहाड़ों में हो चुका है, उसके अंदर 10-12 लोग सवार हैं। अब 10-12 लोग उस प्लेन क्रैश में किसी तरह बच जाते हैं और बचने के बाद वो प्लेन उनका पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आज चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, रहने के लिए खाने के लिए कुछ है नहीं, तो वो क्या करेंगे? जो उनका 10-12 लोगों में से सबसे जो वीकेस्ट मेंबर होगा, आज नहीं तो कल, हफ्ते बाद या फिर 2 हफ्ते बाद कभी ना कभी तो उसकी मौत हो ही जाएगी, भूख से होगी या फिर किसी तरह तो हो गई। जो स्ट्रांग होगा वो तो टिक जाएगा, लेकिन वीकेस्ट विल डाई। अब वो जो मरा है, जो वीकेस्ट मरा है, क्या उसको खाकर बाकी के लोग जिंदा रहें? ये गलत है या सही है? आप मुझे कमेंट्स में बताएं। मैं आपसे जानना चाहता हूं। मैं मेरी राय यहाँ पर कुछ नहीं दे रहा, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। आपका जो भी जवाब होगा वो मेरे सर आंखों पर। खैर, ऐसा ही कुछ इस आइलैंड पर भी तो हुआ था। यहाँ पर भी तो लोग अपने जीने के वजूद को ही तो कायम रख रहे थे। और इस मौके के बाद जब उन 50 लोगों को सजा दी गई थी, उसके बाद तो यकीन मानिए इस आइलैंड पर खुले तौर पर आदमखोरी चल पड़ी। उनको लग रहा था कि ऐसे भूख से मरना सबसे बुरा है, इससे बढ़िया तो वो जाकर किसी को खा पी लें तो ही मर जाएं, कम से कम भूख से तो नहीं मरेंगे। तो उन लोगों ने खुलेआम घात लगाकर लोगों का ही शिकार करना शुरू कर दिया। रियल लाइफ बैटल रॉयल, रियल लाइफ पबजी, रियल लाइफ BGMI। सिर्फ उनके पास हथियार नहीं थे, वो कोई डिजिटल सैनिक नहीं थे जो बैठकर मोबाइल में BGMI या फिर पबजी खेल रहे हो, फ्री फायर खेल रहे हो। वो रियल लाइफ अब पबजी बैटल रॉयल खेलने वाले थे। उनके हाथों में हथियार के नाम पर पत्थर थे और जैसे ही कोई भी व्यक्ति पेशाब वगैरह करने के लिए, बाथरूम वगैरह जाने के लिए, टॉयलेट वगैरह जाने के लिए अपने ठिकाने से बाहर निकलता, कुछ ने सुरंग बना रखी थी, कुछ एक ने अपने अपने गड्ढे खोद रखे थे, जैसे उनसे बाहर निकलता तो पीछे से उसके पड़ोसी वाला जो समूह था, उसकी पड़ोसी की जो टुकड़ी थी, उसमें से लोग बाहर निकलते, पत्थरों के साथ बाहर निकलते और पत्थरों से ही उस व्यक्ति को पूरी तरह से कचूमर बना दिया जाता उसका, और उसके कचूमर को तुरंत खींचकर अपने समूह में ले जाते और उसे बैठकर आराम से खाते। वैसे तो इस आइलैंड पर जो लोग बचे उन्होंने अपने इंसिडेंट्स, अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करने से भी मना किया, क्योंकि वो इतना हॉरिफिक था, इतना डिस्टर्बिंग था कि लोग उसकी वजह से ट्रॉमा में भी जा सकते थे। यहाँ पर इन लोगों को तकरीबन 13 हफ्तों के लिए रखा गया। सोचकर देखिए, 13 हफ्ते, लगभग 3.5 महीने ही। 3.5 महीनों में लोग किसी तरह से जो जिंदा बचे, हजारों लोग तो मर चुके थे, हजारों लोग यहाँ से भाग चुके थे, लेकिन जो बचे थे उन्होंने भी अब किसी तरह से खुद को जिंदा रख ही लिया था और 13 हफ्ते उनको यहाँ रखा गया। लेकिन इन 13 हफ्तों को आज भी नजीनो आइलैंड के इतिहास का सबसे भयानक समय माना जाता है। 13 हफ्तों बाद वहां की सरकार को, यानी कि स्टालिन को, यह समझ में आया कि नजीनो आइलैंड सही नहीं है खेतीबाड़ी करने के लिए या फिर एक नई सेटलमेंट बसाने के लिए, तो क्यों ना वहां जो लोग मौजूद हैं, हमने भेजे थे, उन सभी को वापस बुला लें। सभी में से बचे ही कितने थे? 5000 पहले भेजे थे उन्होंने, और उसके बाद भी दर्जनों की टुकड़ियां बार बार इस आइलैंड पर पहुंच ही रही थी। तकरीबन 6700, जी हाँ, 6700 लोग इस आइलैंड पर टोटल आए थे और वापस जो गए वो तकरीबन 2300 कुछ थे। 2000 से ज़्यादा लोगों की लाशें यहाँ मौजूद थी। 2000 से ज़्यादा लोग लापता हो चुके थे, उनका कोई पता ही नहीं था कि कहाँ गए, कौन उनको खा गया, कौन यहाँ से भाग गया, उन सभी का कोई रिकॉर्ड कभी पेपर पर नहीं था। 2000 लोगों की जो लाश थी वो तो यहाँ मिली थी और 2300 कुछ लोगों को यहाँ से जिंदा निकाला गया था। लेकिन ये जो 2300, 2400 या फिर 2500 लोग जिंदा बाहर निकाले गए थे, जब इनका मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया तो यकीन मानिए साइंस ने सिर्फ यही कहा कि इनमें से कुल टोटल 200 लोग ही ऐसे हैं जो आगे ज़िंदगी जीने के लिए हेल्दी हैं। बाकी सभी भूखमरी का शिकार थे, उनमें से ज़्यादातर हाइपोथर्मिया का शिकार थे, इन्फेक्शंस उनके शरीर में फैल चुके थे, वायरल्स उनके शरीर में फैल चुके थे। ऐसी बीमारियों का घर वो बन चुके थे जो अगर खुले में उनको रख दिया जाए, यानी कि अगर सेटलमेंट में छोड़ दिया जाए तो पूरी की पूरी सेटलमेंट उससे इन्फेक्टेड हो सकती थी। लेकिन सिर्फ 200 ही ऐसे लोग थे जो आगे अपनी ज़िंदगी आराम से जी सकते थे। अब आपको क्या लग रहा है, ये जो लोग 2000 कुछ निकाले गए थे यहाँ से, इनको अच्छे घरों में रखा गया होगा? नहीं, इन लोगों को और अलग अलग जगहों पर बांट दिया गया, थोड़ी सी बेहतर ऑर्गेनाइजेशंस में। हालात वहाँ के भी ज़्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन हाँ, बस लोग अपनी ज़िंदगी काट रहे थे। जोसेफ स्टालिन के टाइम पर सोवियत में ऐसे काम हुए, अगर मैं उनकी कहानियाँ आपको बताने लग जाऊँ तो यकीन मानिए आप कभी ना कभी ट्रॉमा का शिकार हो जाएंगे, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। मैं ज़्यादा कुछ उसके बारे में नहीं बताऊँगा, सिर्फ एक कहानी है जो थी मेरे दिमाग में बहुत टाइम से चल रही थी कि आपको ज़रूर बताऊँ कि उस टाइम पर वहाँ क्या हुआ था।
आप खुद सोच कर देखिए कि वहाँ चल क्या रहा होगा उस टाइम पर। क्या ऐसे हालातों में लोग जिंदा रह सकते हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं। ये कहानी थी हॉरर ऑफ नाज़िनो आइलैंड की। इससे जुड़ी कुछ फोटोज़ वगैरह हैं, वो मैं आज रात को 9 बजे मेरे इंस्टाग्राम पर लगा दूंगा, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो हाइलाइट्स में आपको मिलेंगी। तो प्लीज़ मुझे मेरी इंस्टा पर जरूर फॉलो कर लें। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट गेमिंग वर्ल्ड को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।